अनिला सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। आप भी देख रही होंगी, उत्तर प्रदेश से ही आप आती हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी बवाल मचा हुआ है, उस पर जो सियासत गरमाई हुई है, आरजेडी और जेडीयू इसको लेकर आमने सामने हैं। ये रिएक्शन हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 वर्षों से सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद थी। पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पद खाली हैं, अविलंब परीक्षा होंगे इसके लिए, लेकिन जो विद्यार्थी, जो नौजवान तैयारी कर रहे थे, उनको निराशा हाथ लगी और ये अग्निपथ स्कीम ला करके बेरोजगारी का पथ तैयार कर दिया। नौजवानों में गुस्सा है। पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के बच्चे खाएंगे खीर और देश की सरहद पर सीमाओं की रक्षा। इस तरीके के कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं और बीजेपी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष समझाने की बजाय नौजवानों को इस पर राजनीति कर रहा है। मैं अनिला सिंह जी आपसे ये सवाल करना चाहती हूं कि सरकार, आप कहते हैं कि अच्छी नीयत से कोई योजना लेकर आती है, आप कृषि कानून भी लेकर आए, अब ये अग्निपथ नौजवानों के लिए भर्ती योजना लेकर आए हैं। कंफ्यूजन क्यों हर बार पैदा हो जाता है? क्यों आप समझाने में नाकाम होते हैं? और आप देखिए सड़क पर फिर क्या देखने को मिलता है, बवाल, गुस्सा, क्यों ऐसा होता है? और देखिए, जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, उस पर मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, परंतु आज की तारीख में जब गेहूं जब बेचा जा रहा था, तो सबसे ज्यादा गेहूं जो है प्राइवेट जो मंडी है वहां पे बेचा गया है, क्योंकि उनको दाम बहुत अच्छे मिले थे। परंतु जब किसी भी चीज का राजनीतिकरण कर दिया जाता है, जैसे ये जो स्कीम अग्निवीरों की स्कीम लेकर आया, अग्निपथ जो स्कीम है, इसका अनावरण हुआ है, तो जितना ज्यादा ये विपक्ष आवाज उठा रहा है, उसका राजनीतिकरण कर रहा है, तो सीधे सीधे एक चीज है कि उनको समझ में आ रहा है कि ये जो कदम है सरकार के द्वारा जो लिया गया कदम है, ये युवाओं की बेहतरी के लिए है। अगर ये शांत बैठे हुए होते तो इनको लगता है कि ठीक है, ये जो स्कीम आई है ये खुद ही खराब हो जाएगी, योजना खुद ही खराब हो जाएगी, हमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। पर उनको पता है कि ये अच्छी योजना है, जिसकी वजह से युवा जो है उसको जो है, उसका जो फ्यूचर, उसका भविष्य जो है वो और बेहतर होगा। यहाँ पर बरगलाने का काम पूरा किया जा रहा है कि 25% जो है वो आगे चले जाएंगे, बाकी का क्या होगा? जबकि बेहद स्पष्ट रूप में विपनेश जी, जब पीसी हुई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, उन्होंने भी कहा था और निरंतर लगातार ये बात बताते आ रहे हैं कि जो 75% 4 वर्ष के बाद फौज को छोड़ेंगे, एक अच्छे फाइनेंशियल पैकेज के साथ निकल रहे हैं। उनको प्रायोरिटी दी जा रही है सीएपीएफ में, राज्य की जो पुलिस भर्ती होगी, हर जगह उनको प्रायोरिटी मिलने वाली। इसके अलावा जो अपना फाइनेंशियल पैकेज लेकर आएंगे, उसके अलावा जो अगर कोई अपना काम करना चाहता है, उसके लिए जो लोन फैसिलिटी है वो बहुत बेहतर है। हर तरीके से सुविधा देने का पूरा सरकार का इस योजना में पूरा पैकेज किया जा रहा है। उसके बावजूद ये दिखाया जा रहा है कि 75% तो तुरंत जो है सड़क पर आ जाएंगे, उनका कुछ काम नहीं होगा और वो अपमानित होकर फौज से बाहर निकलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है अनिला सिंह जी। ठीक है, 25% की आप श्योरिटी ले रहे हैं, 75% आप कह रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में वो जाकर काम कर सकते हैं, क्या वो चिन्हित है? दूसरा ये कि युवा तो मानसिक तौर पर मैडम तैयार ही नहीं है। जो 4-5 साल से, कुछ तो ऐसे लड़के हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, पैसे नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर वो दौड़ लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, खा रहे हैं सेना में भर्ती के लिए कि चलिए एक लंबी जॉब करेंगे, परिवार भी, क्योंकि कई परिवार में एक ही इकलौता बच्चा होता है जो पूरे परिवार को पालता है। लंबी जॉब होगी, एक अच्छी सैलरी आएगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन वो सब इन चीजों से वंचित है, वो तो तैयार ही नहीं है। तो फिर ऐसी योजना का फायदा क्या, आप बताइए ना। मैं उत्तर देती हूँ। इसमें देखिए, मैं फिर से बहुत ही क्लियरली एक चीज बताना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से आशा कर रही हूँ कि युवा सुन रहे होंगे, क्योंकि जो मैं एक बात और एक्सप्लेन करने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ जिस प्रकार से एक वायोलेंस जो है, अराजकता जो है सड़कों पे हमको देखने को मिली, ये सारे युवा जो हैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इनके जो माता पिता हैं, इनके गार्जियंस, इनके टीचर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनको इस तरीके की एक्टिविटीज में नहीं आने दें, अपने भविष्य के साथ ना खेलने दें। मुकदमा दर्ज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इनका भविष्य क्या होगा मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी बात कहनी है आराम से कहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई भी बात आगे बढ़ सकती है। वायलेंस कोई इसका हल नहीं होता। अब मैं आपका जो प्रश्न है उस पर आती हूँ। ये 25% जो फौज में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये आगे जाएंगे,
बाकी 75% मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, आई रियली विश कि जो युवा हैं वो सुन रहे हो, जो 75% हैं, आप लोग जो हैं अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उसमें आप लोग जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कोई भी एक ऐसा युवा नहीं रहेगा कि जो बेरोजगारी को फेस करेगा, कोई भी। मतलब हो 4 सकता है साल कि के आप बाद जो एक है नौकरी 10 उनको और लोगों मिली, को रोजगार उसके बाद 4 साल के बाद फिर 75% युवा अपनी नौकरी फिर ढूंढेगा। आप ऐसा तो होगा नहीं कि दरवाजे खुले हैं कि आइए आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, और एक दिन का भी वक्त बर्बाद नहीं होगा। ओवर एज भी हो जाएंगे कुछ युवा तब तक। तो एक चीज ऐड करूं, जहां एक युवा की भर्ती होनी थी, जी राजीव, वहां जो है अब 4 युवा की भर्ती हो, ठीक है, एक की जगह 4, और जब एक आगे चले जाएगा बाकी 3 जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा पैकेज ठीक है। अनिला सिंह जी, मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी कुछ इसमें कहना चाह रहे हैं। राजीव, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं विपनेश, मैं एक तथ्य सामने रखना चाह रहा हूं, आप आगे पैनलिस्ट हैं इस पर विचार करेंगे, और गंभीर प्रश्न है। कल मैं जब ये योजना आई तो मैं इन दिनों, आपको पता है कि आजमगढ़ में चुनाव का माहौल जानने के लिए हूँ। कल जब इस योजना पर चर्चा हो रही थी, मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था, तो उसमें से एक युवा ने उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही सवाल पूछा, जिसका जवाब मेरे उसके पक्ष या विपक्ष में मेरे पास नहीं है। अगर पैनल के लोगों के पास हो तो आप जरूर पूछिएगा। उसने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 786 रुपये होम गार्ड्स को डेली मिलते हैं, यार करीब करीब 800, और होम गार्ड्स को ड्यूटी भी 28 से 30 दिन के भीतर मिलती है, यानी 25,000 रुपये एक होम गार्ड को उत्तर प्रदेश में महीने के 25,000 रुपये मिलते हैं, और वो अपने गांव और अपने ज़िले में ही अपनी ड्यूटी देता है। और होमगार्ड के लिए भर्ती होने के लिए कोई शारीरिक दक्षता, कोई मेहनत, कोई उस तरह की चुस्ती फुर्ती, कोई उस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर 21,000 रुपये हमको सशक्त ट्रेनिंग के लिए, कड़ी ट्रेनिंग के लिए, सेना में जाने के लिए पेंशन भी नहीं मिलेगी, कुछ 10-11 लाख रुपए मुझे 4 साल के बाद मिलेंगे, तो कि सेना में मेरा जाने का सपना तोड़ करके मैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में शामिल हो जाऊं? मैं तो जिले में रहूंगा, रोज अपने माँ बाप घर रहूंगा, तो मैं सेना में बॉर्डर पर टफेस्ट ट्रेनिंग लेने के लिए क्या 21,000 रुपये के लिए जाऊं? वो सेवा, वो जो सम्मान और वो जो सुरक्षा की भावना सेना की भर्ती में है, ये अग्निपथ योजना में होगी क्या? तो होमगार्ड, अगर पैसे मिलने की बात है तो होमगार्ड ये अग्निवीर से आज की तारीख में ही उत्तर प्रदेश का होमगार्ड, जो कि हर जिले में 2,000 से 2,500 है, अग्निवीर से आज ही उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। तो क्या देश के इन युवाओं को उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स में भर्ती हो जाना चाहिए? ये उसने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। पैनल में बैठे जो पार्टियों के प्रवक्ता या सेना के लोग हों या पक्ष या विपक्ष के दोनों लोग हों, ये सवाल आप इनसे जरूर कीजिएगा। अनिला सिंह जी, बहुत वाजिब और ये अहम सवाल है, उनके मनोबल को झटका लगा है युवाओं की, समझाइए जरा जो राजीव कह रहे हैं। हमारे पास तो नहीं है इसका जवाब। जी बिल्कुल विपनेश जी, ये एक बात चर्चा में आ रही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, फौज जो है उसको पैसे के साथ जोड़ा जा रहा है। फौज में जब कोई भी लड़का जो है भर्ती होता है तो वो केवल और केवल पैसे की वजह से नहीं भर्ती होते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए जो एक समर्पण होता है, एक जो जज्बा होता है, फौज में जो जाता है वो जज्बे के कारण जाता है। ऐसे कोई जान नहीं दे देता है अपनी सरहद पे अपने देश के लिए, तो उसको, और वो अपने नाम, निशान और नमक के लिए फौज में लड़ाई करते हैं, सरहद पे लड़ाई करते हैं, और तत्पर रहते हैं कि जान चली जाए तो चली जाए, कोई बात नहीं, मैं अपने देश के लिए अगर एक क्षण के लिए भी अगर मैं अपने देश के लिए काम आया तो मेरा जीवन सफल हो गया। उस जज्बे के साथ जो फौज में जाते हैं, अगर किसी को केवल और केवल मात्र मैं ये नहीं कही कि पैसा जरूरी नहीं होता, पैसा बहुत जरूरी होता है, पर केवल और केवल पैसे के लिए जो जाना चाह रहे हैं फौज में, तो मुझको लगता है फौज उनके लिए नहीं। ये हल्की बात है अनिला सिंह जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बहुत हल्की बात है। आपको मालूम है कि माँ अपने सपूत को सेना में भेजती है रक्षा करने के लिए, वो अपनी जान दांव पर लगाता है वहां पर, लेकिन उसके पीछे एक परिवार है, उसको उसकी भी चिंता, और वो परिवार सरकार के भरोसे छोड़ता है वो, नहीं तो कि मैं वहां पर देश की सीमा की रक्षा करूंगा और मेरे परिवार का भला करेगी सरकार, लेकिन इसमें वो नहीं देख पा रहा है। अनिला सिंह जी, मैं आती हूँ दूसरे पैनलिस्ट पे। नहीं, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि ये गलत आप कह रही हैं। अगर सरहद पे कोई अपने देश की जान दे रहा है, उसका पूरा फाइनेंशियल पैकेज जो है गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा नहीं है।
मैं केवल इतना कह रही हूँ, फौज में जज्बे के साथ जाया जाता है, केवल पैसे के लिए नहीं जाया जाता। पैसा जरूरी है पर जज्बा भी जरूरी है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।